सो सबसे पहले तो हमें वही करना है, एक फ़ोल्डर क्रिएट करके उसके अंदर HTML की फ़ाइल क्रिएट कर लेनी है। डे 27 एंड इसको हम ओपन करेंगे कहाँ, विजुअल स्टूडियो कोड पे, और यहाँ पे अपनी एक HTML की फ़ाइल क्रिएट करेंगे। अब HTML की फ़ाइल हम क्यों क्रिएट करते हैं जब हम जावास्क्रिप्ट ही पढ़ रहे हैं, तो क्योंकि हमें जो जावास्क्रिप्ट का आउटपुट दिखाई देगा वो कहाँ दिखाई देता है, कंसोल के ऊपर, जो वेबसाइट के अंदर कंसोल होता है हमारा वहाँ पे। लोकली भी आप देख सकते हो आउटपुट, उसके लिए थोड़ा सा सेटअप करना पड़ता है, बट दैट इज़ नॉट अवर पॉइंट। हमारा पॉइंट क्या है कि हम एक जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल बनाएंगे और इसका हमें आउटपुट चाहिए सिर्फ, और HTML से कहीं तक अभी हमारी कनेक्टिविटी नहीं है, सिर्फ हम एक फ़ाइल बना रहे हैं और इसको इससे कनेक्ट कर रहे हैं। कैसे? यूजिंग स्क्रिप्ट टैग। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या, सोर्स। सोर्स हमारा क्या है, जो भी फाइल का नाम है script.js, और इसको मैं कर देता हूँ स्टाइल में जाके बैकग्राउंड कलर ब्लैक, ताकि आंखों में चुभे ना कलर हमारा। सो लेट्स गो लाइव। एंड ऑडियो एंड वीडियो दोनों जो क्लियर है ना, ऑडियो एंड वीडियो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ऑडियो वीडियो में? सभी लोग बता दो एक बार, क्या ऑडियो एंड वीडियो दोनों चीज़ें क्लियर है? फटाफट सभी लोग बताओ, सिर्फ 2 लोग का आंसर है। कोई प्रॉब्लम है ऑडियो वीडियो में? एवरीवन फटाफट सभी लोग बताओ एक बार कि ऑडियो वीडियो क्लियर है या फिर नहीं है। अब एक्टिव ही नहीं रहोगे क्लास में तो कैसे होगा बताओ? थोड़ा एक्टिव रहो, जो मैं क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ उनका साथ साथ आंसर दो, या फिर जो डाउट्स आपके हैं मुझसे पूछो, तभी तो एक इंटरेक्टिव क्लास हो पाएगी ना। सिर्फ मैं यहाँ पे बताता रहा, एक यूट्यूब वीडियो जैसी आपने चला दी, तो देयर इज़ नो पॉइंट। या फिर नेटफ्लिक्स की सीरीज़ ही देख लो, इससे अच्छा होता, राइट? तो ज्वाइन कर रहे हो तो इफ़ यू आर वेस्टिंग और यूजिंग योर 1 आवर, तो उसको कहीं ना अच्छी जगह यूज़ करो ना, तो वो सीख के जाओ एटलीस्ट। तो थोड़ा सा क्या रहना, एक्टिव रहना। ओके, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि आउटपुट कहाँ दिए, आउटपुट कहाँ दिए? मैं जो भी जावास्क्रिप्ट लिखता हूँ उसका आउटपुट कहाँ दिखता है? अभी तक हमने जितना सीखा उस हिसाब से, कि जावास्क्रिप्ट का आउटपुट कहाँ दिखाई दे, कंसोल के अंदर। ठीक है, तो इस कंसोल को मैं किस तरीके से ओपन कर सकता हूँ? हाउ टू सी दिस कंसोल, कंसोल मुझे दिखाई कैसे देगा? इंस्पेक्ट। ठीक है, तो इंस्पेक्ट में जाऊँगा, इनको हम बोलते हैं डेवलपर टूल। तो जब भी आप इंस्पेक्ट के अंदर जा रहे हैं, दैट मीन्स यू आर गोइंग टू डेवलपर टूल। तो मैं इंस्पेक्ट के अंदर गया, देन यहाँ पे आपको फर्स्ट पे दिखाई देता है एलिमेंट्स, जो सेकंड हमारा रहता है दैट इज़ कंसोल। ठीक है, तो कंसोल पे आपको आ जाना है। तो कंसोल पे आके हमारा जो भी जावास्क्रिप्ट आउटपुट होगा वो दिखाई देगा। जैसे अभी ये स्क्रीन एकदम एम्प्टी पड़ी है, यहाँ पे कोई भी आउटपुट नहीं आ रहा है, जो लाइव रिलोड है इसको छोड़ दो, यहाँ पे अदरवाइज़ कोई भी आउटपुट नहीं है। तो अगर मुझे यहाँ पे कोई जैसे कुछ चीज़ प्रिंट करवानी है कंसोल के ऊपर, तो कैसे करेंगे? एंड अर्च वो लेफ़्ट क्लिक नहीं होगा, राइट क्लिक होगा। ठीक है, राइट क्लिक से आप जाओगे। सो कोई भी चीज़ मुझे जैसे यहाँ पे प्रिंट करवानी है कंसोल के ऊपर, लेट से हे देयर लिखवाना है, हेलो वर्ल्ड लिखवाना है, या फिर प्रिंट करवाना है, तो कैसे करेंगे? व्हाट इज़ द कमांड, व्हाट इज़ द फंक्शन, कंसोल डॉट लॉग, एग्जैक्टली। तो जो भी मेरी जावास्क्रिप्ट की फाइल उसको ओपन करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा कंसोल डॉट लॉग वेलकम टू जेएस, जैसे मैंने ऐसा लिखा, और अब मैं वेबसाइट के अंदर जाऊँगा तो यहाँ पर मुझे दिखाई देगा वेलकम टू जेएस, या फिर जो भी आपने लिखा होगा स्क्रिप्ट डॉट जेएस के अंदर, वो लाइन यहाँ पर दिखाई देगी। तो यहाँ तक किसी का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बाकी हमने ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है, ऑपरेटर्स हम आगे भी यूज़ करेंगे, जो जो हम पढ़ते जा रहे हैं वो आगे यूज़ होते रहेंगे। सो व्हाट्स द टॉपिक फॉर टुडे? आज का टॉपिक हमारा क्या है? इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स, मतलब कंडीशनिंग। अब जैसे मान लो मुझे क्या करना था, कुछ ऐसा हमारे पास टास्क है, इसको हम बोलते हैं कमेंट करना। कंट्रोल और स्लैश अगर प्रेस करोगे तो आप लाइन आपकी कमेंट हो जाएगी, एग्जीक्यूट नहीं होगी बट कोड में रहेगी। तो मान लो हमारे पास एक एज है कि लेट एज इज इक्वल टू 17, आपने यूज़र से उसकी एज पूछी और यूज़र की एज जैसे लेट से 17। तो आपका टास्क क्या है कि आपको बताना है कि ये यूज़र वोट देने के लिए एलिजिबल है या फिर नहीं है, कि अगर ये 18+ है तो ये वोट कर सकता है, अदरवाइज़ वोट नहीं कर सकता है। तो 2 चीज़ें हमारे पास, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंडीशन बनानी पड़ेंगी, डिसीजंस लेने पड़ेंगे, या तो ये वोट दे सकता है या फिर वोट नहीं दे सकता है। 2 ही ऑप्शन है हमारे पास। तो अभी तक हमने ऐसा कुछ पढ़ा नहीं है, बट इतना तो हमारे समझ में आ रहा है कि कंडीशंस आएंगी। ठीक है, हम यूज़र की एज को चेक करेंगे कि कंडीशंस आएंगी बेसिकली। तो कंडीशंस के लिए हमने कौन से ऑपरेटर्स पढ़े थे? कोई ऑपरेटर्स थे कंडीशंस के लिए जिसमें कि सिर्फ हमने कंडीशंस की बात की हो? ऐसे कोई ऑपरेटर्स थे?
लॉजिकल ऑपरेटर्स नहीं, कह सकते हो आप लॉजिकल ऑपरेटर्स, बट काइंड ऑफ रॉन्ग। एनीवन एल्स? कंडीशन के लिए हमने देखो लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इज इक्वल टू, ग्रेटर देन इज इक्वल टू, डबल इक्वल्स, ट्रिपल इक्वल्स, क्या थे बताओ, क्या था इनका नाम? नोट्स आपने खोले नहीं, मुझे लग रहा है किसी ने। इनको हम बोलते हैं कंडीशनल ऑपरेटर्स। नहीं नहीं, असाइनमेंट नहीं, असाइनमेंट तो आपका इक्वल टू हो गया ना, इक्वल टू हो गया, प्लस इक्वल टू। इनको हम बोलते हैं कंडीशनल ऑपरेटर्स। कौन कौन से थे कंडीशनल ऑपरेटर्स? कंडीशनल ऑपरेटर्स कौन कौन से थे? लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इज इक्वल टू, ग्रेटर देन इज इक्वल टू। तो ये हमारे क्या हैं? कंडीशनल ऑपरेटर्स हैं। और कंडीशनल ऑपरेटर्स का आंसर सिर्फ येस और नो में आता है। येस और नो मीन्स ट्रू एंड फॉल्स में। अगर मैं कुछ ऐसा लिखूँ कंसोल डॉट लॉग कि 4 लेस देन 3, कि क्या 4 3 से छोटा है, तो इसके दो ही आंसर हो सकते हैं, या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। या फिर कोई भी कंडीशनल ऑपरेटर आप यूज़ करोगे, सिर्फ दो ही आंसर पॉसिबल है, आइदर ट्रू और फॉल्स। तो इसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा। मैंने क्या लिखा? 4 लेस देन 3, तो 4 इज़ ग्रेटर देन 3, नॉट लेस देन 3। तो अगर मैं इसको ग्रेटर देन कर दूंगा तो आंसर ट्रू आएगा। तो ये चीज़ समझिए कि आंसर सिर्फ ट्रू या फिर फॉल्स में आएगा। तो अगर मुझे किसी यूज़र की एज चेक करनी है कि उसकी एज 18 से बड़ी है या फिर नहीं है, क्योंकि यूज़र वोट के लिए एलिजिबल कब होगा? जब वो 18 प्लस होगा। तो कंडीशन क्या होगी बताओ? एज मुझे ये चेक करना है कि 18 से प्लस है या फिर नहीं है, तो कंडीशन क्या होगी? क्या कंडीशन बनेगी बताओ? मुझे इतना सा चेक करना है कि क्या एज ग्रेटर देन 18 है या फिर नहीं है। अब तो मैंने कंडीशन ही बता दी वैसे, कि एज 18 से बड़ी है या फिर 18 से छोटी है, ऐसा कुछ। क्या कंडीशन होगी? मुझे आंसर ट्रू या फिर फॉल्स में चाहिए, क्योंकि कंडीशनल ऑपरेटर्स में ट्रू एंड फॉल्स ही आता है आपका। तो कैसे होगा बताओ, क्या होगी कंडीशंस? इफ़ एज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 18, एग्जैक्टली। क्योंकि अगर कोई यूज़र, अब ग्रेटर देन इज इक्वल टू भी यूज़ करना है, क्योंकि अगर कोई यूज़र 18 के इक्वल है तब भी वो आई गेस वोट के लिए एलिजिबल होता है या फिर नहीं होता है, जो भी है। बट हम मान रहे हैं कि अगर यूज़र 18 के इक्वल भी है उसकी एज, तब भी वो वोट के लिए एलिजिबल है। तो मैं लिखूँगा एज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 18। तो इसका आंसर ट्रू कब आएगा? जब आपकी एज या तो 18 से ग्रेटर हो या फिर 18 के इक्वल हो। तो अभी जैसे मेरी एज कितनी है? 17 है, तो इसका आंसर आना चाहिए फॉल्स। तो इसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स। मतलब मैं फॉल्स मतलब वोट देने के लिए एलिजिबल नहीं हूँ। या फिर इसको मैं अगर 37 कर देता हूँ, तो दिस इज़ 18 प्लस, ये बंदा वोट देने के लिए एलिजिबल होना चाहिए, तो आंसर आएगा ट्रू। अब यहीं पर हम यूज़ करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स का, इफ़ एंड एल्स, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ मुझे ट्रू एंड फॉल्स का पता चल रहा है। ये एक प्रोग्रामर को ही पता चलेगा कि ट्रू एंड फॉल्स का क्या मतलब बन रहा है। बट अगर कोई रियल यूज़र है, तो रियल यूज़र को आप ऐसा तो दिखा नहीं सकते हो कि इफ़ यू आर एलिजिबल फॉर वोट ट्रू, ऐसा नहीं दिखाओगे ना। आप उसे दिखाओगे कि येस यू आर एलिजिबल फॉर वोट, कुछ ऐसा आप आउटपुट में दिखाना चाहोगे। सिंपल ट्रू एंड फॉल्स में पता नहीं चलेगा। तो उसी केस में हम यूज़ करते हैं इफ़ एंड एल्स का। तो पहली चीज़ है हमारा इफ़, ध्यान से देखना है इस चीज़ को, ठीक है। इफ़, तो इफ़ हमारा कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, उसके बाद आपको लिखना है पैरेंथेसिस, और इन पैरेंथेसिस के अंदर आती है आपकी कंडीशन। जैसे मैंने ये कंडीशन बनाई थी कि एज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 18, ये हमारी कंडीशन थी। तो इफ़ के इन पैरेंथेसिस में, इन ब्रैकेट्स में आपको कंडीशन लिखनी है। उसके बाद आपको यूज़ करना है कर्ली ब्रैकेट्स, इनको हम बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट्स। और इसके अंदर, तो जब भी ये कंडीशन ट्रू होगी, जब ये कंडीशन ट्रू होगी, आप तभी इस ब्लॉक के अंदर आओगे। ये जो कर्ली ब्रैकेट्स आपने बनाए हैं इस ब्लॉक के अंदर तभी आओगे जब ये कंडीशन ट्रू होगी, क्योंकि इस कंडीशन का आंसर या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अगर फॉल्स होगा तो इस ब्लॉक के अंदर नहीं आओगे, अदरवाइज आ जाओगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग यू आर एलिजिबल फॉर वोट, ऐसा मैं लिख देता हूँ कि यू आर एलिजिबल फॉर वोट। अब इस ब्लॉक के अंदर मैं कब आऊँगा, कहा था मैंने आपसे, जब ये कंडीशन ट्रू होगी। तो अभी ये कंडीशन जैसे मेरी ट्रू है, तो मेरा आंसर में ट्रू नहीं आएगा, ट्रू की जगह क्या आएगा? यू आर एलिजिबल फॉर वोट, क्योंकि मैंने कंसोल डॉट लॉग के अंदर लिखा ही हुआ है। अगर मैं एज को इससे छोटा कर दूँ, लेट से 17 कर दिया, तो अब क्या होगा? कुछ भी यहाँ पर प्रिंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस ब्लॉक के अंदर आप तभी जा सकते हो तभी जब ये कंडीशन ट्रू होगी। अगर फॉल्स होगी तो नहीं जा पाओगे। तो अगर गए ही नहीं तो कुछ भी नहीं हुआ, प्रिंट ही नहीं हुआ। तो या तो मैं इसके बाहर लिख देता हूँ कि कंसोल डॉट लॉग यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट, कि अगर एलिजिबल नहीं हो तो ऐसे बता दो, ऐसे। तो अब यहाँ पे क्या लिखा आएगा? यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट। बट इसमें एक प्रॉब्लम है, अगर मान लो मैं इसको फिर से 37 कर देता हूँ, तो इस केस में क्या होगा? दोनों चीज़ें आ जाएंगी कि यू आर एलिजिबल फॉर वोट और यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो लाइन मैंने बाहर लिखी है ये तो नॉर्मल लाइन है ना, ये तो हर बार एग्जीक्यूट होगी इन लाइन्स की तरह। ये वाली लाइन हमारी स्पेशल है, 10th लाइन, ये तभी एग्जीक्यूट होगी जब ये ट्रू होगा, बट ये तो हमेशा ही एग्जीक्यूट होगी। तो ये हमेशा आ रहा है।
तो इसको हम क्या करते हैं, इसको भी एक इफ़ के अंदर डाल देते हैं कि इफ़ एज लेस देन 18, कि अगर एज हमारी लेस देन 18 हो तब आपको ये प्रिंट कर देना है। ऐसा भी हम कर सकते हैं कि अगर एज हमारी ग्रेटर देन 18 है तो ये कर दो, और अगर एज हमारी लेस देन 18 है तो ये कर दो। तो मैंने दो इफ ब्लॉक्स बना दिए, और ये दोनों ऐसा नहीं है कि हर बार एग्जीक्यूट हो जाएंगे, जब ये कंडीशंस ट्रू होंगी सिर्फ तभी ये लाइन्स हमारी एग्जीक्यूट होंगी। तो अब क्या आएगा, यू आर एलिजिबल फॉर वोट। और अगर मैं इसको 17 कर दूंगा तो तब क्या होगा, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो इसके अंदर नहीं गए आप, फिर ये कंडीशन चेक होगी, ये वाली ट्रू हो गई तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट आ जाएगा। ये चीज़ समझ में आई? इफ ब्लॉक समझ में आया कि नहीं आया बताओ, कि इफ कैसे काम कर रहा है। आप एक कंडीशन दोगे, जब वो कंडीशन ट्रू होगी तभी अंदर का कोड आपका एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ठीक है, बट इसको करने का एक और आसान तरीका भी है हमारे पास, कि अगर आपको बार बार इफ़ नहीं लिखना है, जैसे अभी जैसे मुझे 2 बार यहाँ पे इफ़ लिखना पड़ा, एक बार इस कंडीशन के लिए, एक बार इस कंडीशन के लिए, तो इसको आप शॉर्ट में भी कर सकते हो। शॉर्ट में कैसे कर सकते हो, कुछ ऐसे, पहली कंडीशन तो आपको लिखनी पड़ेगी कि इफ़ एज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 18, कि अगर बंदा 18 प्लस है तो आप लिखोगे यू आर एलिजिबल फॉर वोट। अब दूसरी चीज़ हमारी क्या थी, यू आर नॉट एलिजिबल, तो उसमें क्या होगा, अगर कोई बंदा 18 प्लस नहीं है तो इसका क्या मतलब हुआ, सॉरी अगर कोई बंदा 18 प्लस है तो इसका क्या मतलब है, वो अंदर चले जाएगा। अगर 18 प्लस नहीं है, ये कंडीशन अगर फॉल्स हो गई तो मतलब वो 18 से छोटा ही होगा, ऑब्वियसली बात है। तो बार बार कंडीशन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लिख सकते हो एल्स। नॉर्मल इंग्लिश के वर्ड्स हैं कि इफ़ अगर ये ट्रू हुआ तो ये, अदरवाइज एल्स में जाओ। इफ़ अगर ट्रू नहीं है तो एल्स में जाओ, एल्स में जाके लिख दो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट। इफ़ या फिर एल्स, और एल्स के अंदर आपको कोई भी कंडीशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये अंडरस्टूड होता है कि अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो आपको डायरेक्टली एल्स पे आ जाना है। इफ़ वाली कंडीशन फॉल्स तो डायरेक्टली एल्स पे आओ, अगर इफ़ वाला एग्जीक्यूट हो गया तो एल्स वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा। और हमेशा ये चीज़ ध्यान देना, इफ़ और एल्स में से एक ही चीज़ एग्जीक्यूट हो सकती है, दोनों एग्जीक्यूट नहीं होंगे। ठीक है, या तो इफ़ एग्जीक्यूट होगा फिर एल्स। तो यहाँ पे लिख के आ गया यू आर नॉट एलिजिबल, क्योंकि मेरी एज कितनी है, 17 है। अगर इसको मैं कितना कर देता हूँ, लेट्स से 27 कर देते हैं, तो अब क्या होगा, यू आर एलिजिबल आ जाएगा। तो एल्स के अंदर कोई कंडीशन नहीं आती है। एल्स कब एग्जीक्यूट होगा, जब इफ़ वाली कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है। एंड इफ़ और एल्स में से सिर्फ एक चीज़ एग्जीक्यूट होगी, दोनों एग्जीक्यूट नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते। समझ आए, इफ़ एंड एल्स समझ आया सभी के? यस और नो, इफ़ एंड एल्स समझ आया सभी के? और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी तक तो हम सिर्फ सिंपल लाइंस लिखते जा रहे थे, अब हम कंडीशंस के बेस पे करेंगे। ठीक है, अब मान लो इफ़ एल्स की हेल्प से मुझे क्या बनाना है, एक ग्रेडिंग सिस्टम बनाना है कि यूज़र के जितने मार्क्स आए उस हिसाब से। लेट से किसी के मार्क्स आ गए 20, चलो कम ही हो जाएंगे तो 56 मान लेते हैं। तो मुझे कुछ ऐसा बनाना है कि अगर मार्क्स, एक मल्टी लाइन कमेंट्स भी होते हैं हमारे पास, इसको हम बोलते हैं मल्टी लाइन कमेंट, आई गेस ऐसे ही होता है। ठीक है, अब इसके बीच में मैं कुछ भी लिख दूँ, मुझे बार बार डबल स्लैश लगाने की ज़रूरत नहीं है। इन दोनों के बीच में जितना भी लिखूँगा वो सब कमेंटेड ही होगा। अगर किसी यूज़र के मार्क्स 0 से 25 के बीच में है तो उसका ग्रेड है डी। अगर किसी के मार्क्स हैं 26 से 50 तक तो उसका ग्रेड है सी। और अगर किसी के हैं 51 से लेके कहाँ तक, 75 तक, उसका ग्रेड है डी, सॉरी डी नहीं, बी। और अगर किसी के 76 से लेके कहाँ तक, 100 के बीच में है तो उसका ग्रेड होगा ए। तो ये हमारे क्या हैं, कुछ कंडीशंस हैं। तो इसको हम इफ़ एल्स की हेल्प से कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे वही कंडीशन लगानी पड़ेगी। अब लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको और ध्यान देना है, अब हम यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर्स का भी यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ करेंगे अभी समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इफ़ क्या करना है, 0 एंड 25 के बीच में होने चाहिए मार्क्स, 0 एंड 25 के बीच में। तो इसको कैसे चेक करेंगे कि मार्क्स में ऐसा बोल देता हूँ कि लेस देन और इज इक्वल टू 25, इतने होने चाहिए। तब आपका क्या होगा, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे हम लिख देंगे डी ऐसा। ठीक है, मैंने ऐसा कर दिया। अब दूसरी चीज़, अभी तक तो मैंने सिर्फ इफ़ और एल्स पढ़ा था, बट यहाँ पे तो 4 कंडीशंस हैं। या तो सिर्फ ऐसा होता कि 2 ग्रेड्स होते कि ए और बी है, कि अगर ए नहीं आया तो बी आया होगा, बी नहीं आया तो ए आया होगा। अब है हमारे पास 4 चीज़ें यहाँ पे, तो इसमें क्या है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी हमें।
बट उससे पहले अभी सिर्फ इसको देखो, मैंने क्या कर दिया, मार्क्स को लेट से 23 कर दिया, तो अभी क्या प्रिंट होगा, डी प्रिंट होगा। यहाँ पे कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे डी प्रिंट होगा। बट मान लो मार्क्स किसी ने गलती से -23 लिख दिए, तो क्या -23 वैलिड मार्क्स हैं? आंसर तो आपका डी आएगा, जो कि सही है। बट क्या -23 वैलिड मार्क्स हैं? मान लो नेगेटिव मार्किंग हम नहीं करते हैं, तो -23 नहीं है, एकदम बेकार सी चीज़ है। -23 पॉसिबल ही नहीं है मान लो। तो हम दो कंडीशन चेक करेंगे। क्या दो कंडीशन चेक करेंगे? कि मार्क्स 25 से तो छोटे होने चाहिए बट 0 से बड़े होने चाहिए। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? कि मार्क्स 25 से कम होने चाहिए बट 0 से ज़्यादा होने चाहिए। या फिर अगर मैं एज वाले में बात करूँ, इससे अच्छा एज वाले में समझ लेते हैं इस चीज़ को, लॉजिकल ऑपरेटर्स को। कि मान लो किसी यूज़र ने अपनी एज इतनी कर दी, -10 कर दी किसी ने यूज़, -19 कर दी, चलो, तो उसमें क्या लिख के आएगा? यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट। बट -19 तो रियल एज है ही नहीं, तो इसमें फिर भी यू आर नॉट एलिजिबल क्यों आ रहा है? तो गलती है ना। तो हम दो चीज़ें चेक करेंगे यहाँ पे। हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़े थे। अगर हमें क्या चाहिए, दो कंडीशंस साथ में ट्रू चाहिए, तो हम क्या यूज़ करते हैं? तीन थे ना हमारे पास, एंड और नॉट। तो क्या यूज़ करेंगे हम? मेरे पास दो कंडीशंस हैं और मुझे चाहिए दोनों ट्रू, कि एज 0 से भी बड़ी हो, 18 से भी कम हो। एग्जैक्टली, हम यूज़ करेंगे एंड ऑपरेटर का। एंड क्या करता है? दो कंडीशंस को साथ में चेक करता है। तो मैं ऐसा कुछ ऐसा लिखूँगा यहाँ पे कि एज ग्रेटर देन 18 तो होनी चाहिए, उसी के साथ साथ क्या होनी चाहिए? एज हमारी हमेशा ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, और उसी के साथ साथ एज हमारी लेस देन लेट्स से लेस देन 110, क्योंकि इससे बूढ़ा कौन ही होगा यार, 110 साल का कौन होगा। तीन कंडीशंस मैंने यहाँ पे लगा दी कि एज अगर, वैसे यहाँ पे मैंने आई थिंक कुछ गलत कंडीशंस लगा दी हैं, बट ठीक है, ये तीन कंडीशन जब हमारी ट्रू होंगी तो तभी हम इस ब्लॉक के अंदर आ सकते हैं। कि एज 18 से बड़ी होनी चाहिए, एज 0 से बड़ी होनी चाहिए, और एज 110 से छोटी होनी चाहिए, तब हमारी जो कंडीशन है वो वैलिड होगी। अदरवाइज एवरीथिंग इज़ इनवैलिड। ठीक है, तो एंड का क्या काम होता है? जब तीनों कंडीशंस ट्रू होंगी तभी आंसर सही हो सकता है। समझ आया एंड का क्या काम है? एंड का आंसर भी ट्रू फॉल्स ही आएगा। ठीक है, एंड का आंसर भी ट्रू है फॉल्स में ही आएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो एंड जो हमारा ऑपरेटर होता है, जो मैंने बीच में एंड लगा दिया, यहाँ पे तीन कंडीशंस लिख दी। इस ब्लॉक के अंदर मैं तभी एंटर हो सकता हूँ जब ये कंडीशन भी ट्रू होगी, ये कंडीशन भी ट्रू होगी, और ये कंडीशन भी ट्रू होगी। तो ये थोड़ा सा समझने वाली चीज़ थी। अब हम क्यों यूज़ कर रहे हैं इस चीज़ को? क्योंकि मुझे इसको यहाँ पे अप्लाई करना है। मैं यहाँ पे कुछ ऐसा लिखूँगा कि मार्क्स चलो 25 से तो कम होने चाहिए, लेकिन मार्क्स ग्रेटर देन 0 भी होने चाहिए, ऐसा। अब जैसे यहाँ पे क्या हो गया, मैंने लिख दिया -23, तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। देखो पहले क्या हो रहा था, डी लिख के आ रहा था वहाँ पे, बट अब नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि एंड ऐसा कहता है कि भाई ये कंडीशन भी ट्रू करो, ये कंडीशन भी ट्रू करो, तब ही मैं इस ब्लॉक के अंदर आ पाऊँगा, अदरवाइज़ नहीं आ पाऊँगा। सो दिस इज़ अवर एंड। अब प्रॉब्लम अभी भी हमारी पूरी तरीके से सॉल्व नहीं हुई। अब क्या है, यहाँ पे मेरे पास तीन कंडीशंस हैं। अगर मैं सिर्फ यहाँ पे एल्स लिख देता हूँ तो तब तो मेरा काम होगा ही नहीं, क्योंकि चार ग्रेड्स है ना मेरे पास, ए बी सी डी। तो या तो मैं एल्स के अंदर ए लिख दूँ, बी लिख दूँ, सी लिख दूँ, ऐसा कर सकता हूँ, बट इससे तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? या तो बहुत बार मुझे इफ़ लिखना पड़ेगा, बार बार इफ़ लिखना पड़ेगा, या फिर एक और आपके पास ऑल्टरनेट तरीका है जिसको हम बोलते हैं एल्स इफ। क्या बोलते हैं? एल्स इफ। इस तरीके से इसके अंदर आप कंडीशन लिख सकते हो। ठीक है, इसके अंदर आप कंडीशन लिख सकते हो एल्स इफ के अंदर। एल्स के अंदर नहीं लिख सकते हो, बट एल्स इफ के अंदर लिख सकते हो। बाकी आपका नॉर्मल ब्लॉक बन जाएगा इस तरीके से। इसके अंदर मैं क्या कंडीशन लिख देता हूँ, ये सी वाले की कंडीशन लिख देता हूँ कि मार्क्स 26 से 50 के बीच में, मतलब मार्क्स होने चाहिए आपके ग्रेटर देन इज इक्वल टू 26, एंड मार्क्स आपके होने चाहिए लेस देन कितने, लेस देन इज इक्वल टू 50 कह देते हैं, चलो लेस देन इज इक्वल टू 50। यही है हमारी कंडीशन कि मार्क्स ग्रेटर देन 26 होने चाहिए और लेस देन 50 होने चाहिए। इस केस में हमारा जो ग्रेड है वो क्या बन रहा है, सी बन रहा है। तो एल्स इफ क्या है बेसिकली, जब आपको मल्टीपल चीज़ें चाहिए। अभी तक हमारे पास क्या था, इफ और एल्स में यूज़ कर पा रहा था, बट यहाँ पे मुझे ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत है। मैं एक और एल्स इफ यूज़ कर लेता हूँ, यहाँ पे देखो एल्स इफ इसके लिए यूज़ कर लेते हैं। मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा कि मार्क्स होने चाहिए आपके ग्रेटर देन इज इक्वल टू 51, एंड मार्क्स आपके होने चाहिए किससे कम होने चाहिए, लेस देन इज इक्वल टू 75, ऐसे।
यहाँ पे मेरा जो ग्रेड हो जाएगा दैट इज़ बी। ठीक है, ओके। एलसिफ, हाँ एलसिफ के अंदर आप बेसिकली कंडीशन लिख सकते हो। जैसे मुझे 3 चीज़ यहाँ पे चेक करनी थी ना, और ग्रेड क्या होगा आपका, देखो ग्रेड या तो ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा, चारों में से एक ही हो सकता है। ऐसा तो है नहीं 4 के 4 हो जाएंगे, तो सिर्फ एक हो सकता है। और इफ़ एलसिफ एलसिफ, इससे क्या होगा, इन तीनों ब्लॉक में से सिर्फ एक ही एग्जीक्यूट होगा। भले ही मैं यहाँ पे 100 बार एलसिफ 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 लिख दूँ, इन सब में से सिर्फ एक ही एग्जीक्यूट होगा। ये भी इसकी खासियत है। ठीक है, इन सब में से सिर्फ एक एग्जीक्यूट हो सकता है, सारे के सारे एग्जीक्यूट नहीं होंगे, या फिर ऐसा नहीं कि 2 एग्जीक्यूट हो गए, ऐसा नहीं होगा, एक ही एग्जीक्यूट होगा बस। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या अब मुझे इसके लिए भी चेक करने की ज़रूरत है कि 76 और 100 के लिए भी चेक करने की ज़रूरत है मेरे को अलग से कंडीशन लगा के? यस और नो? अच्छा, सौरभ ने कहा 0। ऐसा ऐसा क्यों, क्यों मुझे ज़रूरत नहीं है? बाकी इन तीनों के लिए मुझे ज़रूरत है, बी सी डी के लिए ज़रूरत है, ए के लिए ज़रूरत क्यों नहीं है? एल्स, एग्जैक्टली। अब क्या है, देखो अगर किसी बंदे का डी नहीं आया, बी नहीं आया, सी नहीं आया, तो बचा क्या, ए ही तो आया होगा। तो इसके लिए कंडीशन लगाने की ज़रूरत क्या है? ये तो अंडरस्टूड है कि अगर किसी बंदे का बी भी नहीं आ रहा है, सी भी नहीं आ रहा है, डी भी नहीं आ रहा है, तो बचा कौन सा ग्रेड, ए ही तो बचा, ए ही आ रहा होगा, इसमें कंडीशन लगाने की क्या ज़रूरत है? अब इन चारों में से इफ़ एल्स इफ़ एल्स इफ़ एल्स में से सिर्फ एक एग्जीक्यूट होगा, सिर्फ एक, उन 4 ब्लॉक्स में से। तो अभी आया हमारा जैसे ए, कितने मार्क्स थे हमारे, -23। देखो अभी भी क्या प्रॉब्लम है इसमें, कि -23, देखो -23 इसके अंदर नहीं आया, इसके अंदर नहीं आया, इसके अंदर नहीं आया, तो उसे क्या लगा, क्योंकि अब और एक चीज़ ये भी ध्यान देनी है, चारों में से एक तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। ठीक है, एक ही होगा और एक होगा ही होगा, ऐसा नहीं कि चार के चार स्किप कर दोगे, अब ऐसा नहीं होगा, एक ना एक एग्जीक्यूट होना ही होना है। तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे इसको भी एलसिफ बना लो। चलो यहाँ पे भी लिख दो कि मार्क्स आपके होने चाहिए, क्या होने चाहिए, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 76, एंड मार्क्स आपके होने चाहिए लेस देन इज इक्वल टू 100। सॉरी, मार्क्स आपके होने चाहिए लेस देन इज इक्वल टू, सॉरी ये होगा लेस देन इज इक्वल टू 100। और एल्स में क्या डाल दो, कंसोल डॉट लॉग इनवैलिड ग्रेड्स लिख दो, इनवैलिड ग्रेड्स या फिर इनवैलिड मार्क्स। कि अगर मान लो किसी ने नंबर नहीं डाला, कुछ और लिख दिया, तो अब यहाँ पे क्या लिख के आएगा, इनवैलिड मार्क्स, क्योंकि इन चारों में, इन पांचों में से एक ने तो एग्जीक्यूट होना ही होना है, और एक नहीं होना है। अगर मैं 23 लिख दूंगा तो क्या आएगा, डी आएगा। तो इस तरीके से समझ आया सभी के यहाँ पे क्या हुआ, यस और नो? कोई डाउट किसी का यहाँ तक? इतना समझना है कि इफ़ एल्स जितने भी आप लगा रहे हो, सभी में से एक एग्जीक्यूट होगा, और एक हमेशा एग्जीक्यूट होगा। ऐसा नहीं है कि 5 के 5 स्किप कर दोगे आप, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, एक ना एक हमेशा एग्जीक्यूट होना ही है। ग्रेट, ठीक है, तो यही था हमारा इफ़ एल्स इफ़। कर्ली ब्रेसेस आर टेक्निकली ऑप्शनल फॉर सिंगल लाइन बट ऑलवेज यूज देम, स्किपिंग ब्रेसेस कॉज बग्स। देखो वो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे इस लाइन के अंदर, जैसे मैं कर्ली ब्रैकेट यूज़ कर रहा था ना, कि इफ़ 5 इज़ ग्रेटर देन 4, कर्ली ब्रैकेट यूज़ मत करो, ऐसा भी कर सकते हो आप, कंसोल डॉट लॉग यस। देखो मैंने कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाया यहाँ पे, काम स्टिल हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे यस प्रिंट हो जाएगा, या फिर आई गेस इसके साइड में भी आप इसको लिख सकते हो ऐसे, इससे भी काम हो जाएगा, बट ऐसा करना नहीं है। ठीक है, पता होना चाहिए ऐसा होता है, बट करना नहीं है ऐसा, हमेशा कर्ली ब्रैकेट यूज़ करने हैं ताकि कोड आपका रीडेबल हो। ठीक है, JS स्टॉप्स चेकिंग एज सुन एज वन कंडीशन इज ट्रू, ऑर्डर मैटर्स। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे 5 कंडीशंस थी, अगर इफ़ ट्रू हो गया तो जो मैंने आपको बताया एक एग्जीक्यूट होगा, तो इफ़ के बाद वो डायरेक्टली नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। मतलब ये इफ़ एल्सिफ वालों में कुछ भी चेक नहीं होगा, एक जैसे ही ट्रू हुआ सीधे यहाँ से बाहर आएगा, कहाँ पे आएगा, 44 लाइन पे, या फिर जो भी नेक्स्ट लाइन है, इसके अंदर कुछ नहीं करेगा वो। तो ये भी ध्यान देने वाली चीज़ है। तो फाइनल एल्स इज कैच ऑल, नथिंग टू चेक, जस्ट रन इफ एवरीथिंग अबव फेल्ड। वही मैंने बताया, एक ना एक हमेशा रन होगा, अगर ऊपर सारे के सारे फेल हो गए तो एल्स ने रन होना ही होना है, ये चीज़ है। ट्रूथी एंड फॉल्सी इन कंडीशनल। ठीक है, ट्रूथी एंड फॉल्सी, ये कुछ वैल्यूज़ होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि जब इसकी कंडीशन ट्रू होगी, कि जब यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू होगी, तब मैं इस ब्लॉक के अंदर आऊँगा, एंटर। तो अभी तो इस केस में इसकी वैल्यू क्या होगी, या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, है ना।
तो ऐसी क्या क्या वैल्यूज़ हैं जिनकी हेल्प से आप अंदर आ सकते हो, इसकी बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे पहली चीज़ तो वही है कि या तो कंडीशन ट्रू हो जाए, मतलब इसकी वैल्यू ट्रू हो जाए, ऐसा भी लिख सकते हो आप, इफ़ ट्रू, तभी आपका काम बन जाएगा, एंटर्ड, ऐसे, ओके। या फिर कौन कौन सी ऐसी वैल्यूज़ हैं, मान लो आपको कुछ ऐसा चाहिए, किसी का यूज़र नेम है ऐसा, ऐसा है किसी का यूज़र नेम कि स्ट्रिंग तो है बट एम्प्टी स्ट्रिंग है, इसके अंदर कुछ है नहीं, तो क्या इसकी हेल्प से आप अंदर आ सकते हो। मैं ऐसा लिख रहा हूँ, मान लो इफ़ यूज़र नेम, कि अगर यूज़र नेम है तब आपको अंदर यहाँ पे एंटर करना है, तो क्या मैं एंटर कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। देखो अगर यूज़र नेम मेरा एम्प्टी है तो आप एंटर नहीं कर सकते हो, इसके अंदर अगर मैंने कुछ लिख दिया तब मैं एंटर कर सकता हूँ, बट एम्प्टी यूज़र नेम इज़ नॉट वैलिड, नॉट ट्रूथी वैल्यू। दो वैल्यूज़ होती है, एक होती है ट्रूथी, एक होती है फॉल्सी। आप इफ़ के अंदर कब आ सकते हो, जब वैल्यू ट्रूथी होगी। तो अगर यूज़र नेम कुछ ऐसा एम्प्टी सा है तो इसको हम बोलते हैं फॉल्सी वैल्यू, कि इसकी हेल्प से आप इफ़ के अंदर एंटर नहीं कर सकते हो, या फिर एल्स इफ़ के अंदर एंटर नहीं कर सकते हो। उसके अलावा आपको पता ही है, ट्रू से तो आप एंटर कर ही सकते हो। क्या मैं जीरो से एंटर कर सकता हूँ, इफ़ ज़ीरो, मैंने ऐसा लिख दिया कि इफ़ ज़ीरो, तो जीरो का मतलब भी फॉल्स होता है, जीरो की हेल्प से भी आप एंटर नहीं कर सकते हो। अच्छा, जीरो की जगह अगर मैंने 10 लिख दिया तो 10 की हेल्प से मैं आ सकता हूँ अंदर, तो 10 की हेल्प से आप अंदर आ सकते हो। तो ज़ीरो की हेल्प से नहीं आ सकते हो, एम्प्टी वैल्यू की हेल्प से नहीं आ सकते हो। तो ये ट्रूदी एंड फॉल्सी वैल्यूज है। समझ आ रहा है क्या कह रहा हूँ मैं? ठीक है, तो इन वैल्यूज़ को समझना है, ट्रूदी एंड फॉल्सी वैल्यू जैसे जैसे यूज़ करोगे, बिल्कुल वाई नॉट। देखो मैं कह रहा हूँ इफ़ के अंदर हम कब आ सकते हैं, जब मेरी ये कंडीशन ट्रू होगी। ये कंडीशन है 6 <6, ये कंडीशन ही तो है, इसका आंसर ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा, क्योंकि 6 के इक्वल है, ग्रेटर नहीं है उससे, तो इसके अंदर मैं एंटर नहीं कर सकता हूँ। मतलब ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, यहाँ पे कुछ ऐसा होना चाहिए जिसकी हेल्प से मैं अंदर आ जाऊँ। तो यहाँ पे हम बोलते हैं आनी चाहिए ट्रू दी वैल्यू। जरूरी नहीं है कि ट्रू फॉल्स आए, आनी चाहिए ट्रू दी वैल्यू। तो अब ट्रू दी वैल्यू होती कैसी है, या तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो जाए, या फिर कुछ ऐसी वैल्यू हो, जैसे यूज़र नेम है, मैंने यहाँ पे लिख दिया इफ़ यूज़र नेम। इफ़ यूज़र नेम का मतलब कि अगर यूज़र नेम की कोई ट्रूदी वैल्यू है तब एंटर करोगे, लेकिन यूज़र नेम की वैल्यू है क्या, एक स्ट्रिंग है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, खाली स्ट्रिंग है, तो ये हमारी एक फॉल्सी वैल्यू है। अगर इस स्ट्रिंग के अंदर कुछ लिख दिया, अब ये मेरी बन गई ट्रूदी वैल्यू, पहले क्या थी फॉल्सी, अब बन गई ट्रूदी वैल्यू, तो अब मैं एंटर कर सकता हूँ। वहीं पर अगर मैं यहाँ पे ज़ीरो लिख दूँ, क्या मैं ज़ीरो की हेल्प से एंटर कर सकता हूँ, इफ़ ज़ीरो लिख दिया जैसे मैंने, तो इफ़ ज़ीरो की हेल्प से भी आप एंटर नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आप यहाँ पे इफ़ 10 लिख दोगे, 10 एक नंबर है हमारा, तो 10 की हेल्प से आप एंटर कर सकते हो। तो बेसिकली है क्या, कुछ ट्रूदी वैल्यूज़ हैं, कुछ फॉल्सी वैल्यूज़ हैं। ट्रूदी वैल्यूज़ की हेल्प से आप एंटर कर सकते हो, फॉल्सी वैल्यूज़ की हेल्प से आप एंटर नहीं कर सकते हो। ये चीज़ें क्लियर। अब जैसे जैसे आप यूज़ करोगे ना, वैसे वैसे समझ में आएगा आपको कि क्या हो रहा है। ओके, ठीक है। अब मान लो आपके पास, आप एक बना रहे हो, फ्लिपकार्ट बना रहे हो जैसे आप, तो फ्लिपकार्ट में आपके पास एक कार्ट होता है, और कार्ट में ऐसा लिख के आना चाहिए ना कि इफ़ कुछ कंडीशन होनी चाहिए, कंसोल डॉट लॉग, आपको कुछ ऐसा बताना है कि योर कार्ट इज़ एम्प्टी, योर कार्ट इज़ एम्प्टी, ऐसा आपको कुछ बताना है। और यहाँ पे आपके पास है मान लो कार्ट आइटम्स, तो कार्ट हमारा कब कार्ट हमारा एम्प्टी कब होगा, जब इसके अंदर ज़ीरो आइटम्स होंगे, जब इसके अंदर ज़ीरो आइटम्स होंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इफ़ कार्ट आइटम्स, तो यूर कार्ट इज़ एम्प्टी। तो ये तो गलत कंडीशन हो गई। यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ कि जब कार्ट के अंदर आइटम्स होंगे तब आना चाहिए यूर कार्ट इज़ एम्प्टी, बट अभी क्या होगा, देखो अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं आया, क्योंकि मैंने क्या कहा, जब कार्ट के अंदर आइटम्स होंगे तब आएगा योर कार्ट इज़ एम्प्टी, बट ये तो गलत लिख दिया ना मैंने। यहाँ पे क्या होना चाहिए, जब कार्ट आइटम्स हमारे, या तो आप ऐसा लिख लो कि जब कार्ट आइटम्स इज इक्वल टू ज़ीरो, ये भी एक कंडीशन है, ऐसा आप कर सकते हो, यूर कार्ट इज़ एम्प्टी लिख के आ जाए। या फिर आप ऐसा कर लो, ये भी एक फॉल्सी वैल्यू है, हमने एक नॉट ऑपरेटर पढ़ा था, इसके आगे नॉट लगा दो, इफ़ नॉट कार्ट आइटम्स। अब यहाँ पे वैल्यूज़ तो कुछ भी हो सकती है, यहाँ पे 100 भी हो सकता है, हमारा कार्ट के अंदर 1000 आइटम्स भी हो सकते हैं, बट इसके अंदर आप कब एंटर करोगे, इफ़ नॉट कार्ट आइटम्स, मतलब कार्ट के अंदर कोई भी आइटम नहीं है, कार्ट के अंदर फॉल्सी वैल्यूज़ है, बट 1000 तो एक ट्रू दी वैल्यू है ना, तो इसके अंदर अभी आप एंटर नहीं करोगे। अगर इसकी वैल्यू ज़ीरो होगी तब एंटर कर सकते हो आप, देखो यूर कार्ट इज़ एम्प्टी, तो नॉट भी आप यूज़ कर सकते हो। ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, समझ आए तो बहुत बढ़िया, नहीं आए तो नो प्रॉब्लम। This is where yesterday's falsy values lesson pays off. They now understand why our empty string or zero triggers the else block. ठीक है, देखो नोट्स के अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी मैंने लिखी हुई हैं, तो नोट्स के अंदर ज़रूर आपको एक नज़र डालनी है, तभी समझ में आएगा। बाकी यहाँ तक समझ आया सभी, कोई डाउट किसी का?
कौन सा कोड ब्लॉक कब एग्जीक्यूट करवाना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। क्योंकि रियल वर्ल्ड में होगा क्या, कंडीशन ही तो बनानी है आपको। जैसे अभी मैं ये मीटिंग कर रहा हूँ तो मैं होस्ट हूँ, आप लोग नॉर्मल क्या हो, पार्टिसिपेंट हो, तो मेरे पास होस्ट कंट्रोल्स हैं, मैं किसी को भी रिमूव कर सकता हूँ, किसी को भी म्यूट कर सकता हूँ, किसी का, या फिर जो भी मेरे पास कंट्रोल्स हैं। क्या आप कर सकते हो ऐसा, क्या आप मुझे रिमूव कर सकते हो? नहीं कर सकते हो ना, किसी ने कोई कंडीशन बनाई होगी कि इफ़ होस्ट, कि अगर ये बंदा होस्ट है तब इसके पास ये कंट्रोल्स होंगे। एक बार और रिपीट, दिव्यांश क्या रिपीट करना है बताओ। देखो हमने अभी तक इफ एल्स पढ़ा है, दो वैल्यूज़ होती हैं, ट्रूदी एंड फॉल्सी। अगर वैल्यू ट्रूदी है तब आप एंटर कर सकते हो। ट्रूदी वैल्यूज़ कैसे दिखाई देती हैं, जैसे मैंने 10 लिखा, 10 एक ट्रूदी वैल्यू है, 0 एक फॉल्सी वैल्यू है, एम्प्टी स्ट्रिंग फॉल्सी वैल्यूज़, स्ट्रिंग के अंदर कुछ लिखा है ट्रूदी वैल्यूज़। तो ये चीज़ें हैं बस, ठीक है। इनको आप जैसे जैसे यूज़ करोगे ना तब आपको समझ में आएगा, ओके। दिव्यांशु आपका कैमरा ऑन हो गया है, इसको ऑफ कर लीजिए। ठीक है, हम आगे भी यही चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है दिव्यांशु, कैचअप कर लोगे आप, ओके, क्योंकि आगे हम यही पढ़ने वाले हैं। अगली चीज़ है टर्नरी ऑपरेटर्स। क्या है टर्नरी ऑपरेटर्स? तो टर्नरी ऑपरेटर्स बेसिकली क्या है, इफ़ एल्स को शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं इसकी हम बात कर रहे हैं, ओके। अब जैसे मान लो मुझे एक प्रोग्राम बनाना था कि कोई एडल्ट है या फिर माइनर। एडल्ट कब होता है 18+, माइनर कब होता है <18। तो या तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि यूज़र से उसकी एज पूछी, लेट एज इज इक्वल टू लेट से 10, तो 10 क्या है, माइनर है। अच्छा, यहाँ पे एज में एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि एज ऑलरेडी डिफाइंड है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऐसा कि इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन 18, यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, कंसोल डॉट लॉग एडल्ट। अदरवाइज़ क्या होगा, एल्स के अंदर मैं लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग माइनर। तो अभी क्या लिख के आएगा, माइनर लिख के आएगा यहाँ पे, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि एज मेरी कम है। बट ये क्या है, एक बहुत सिंपल सी कंडीशन है। देखो अगर आप इसको मैं शॉर्ट में भी कर सकता हूँ। शॉर्ट में कैसे कर सकता हूँ, कुछ ऐसे, कैसे ठीक है। तो बेसिकली आपको करना है क्या, सबसे पहले कंडीशन लिख लेनी है अपनी। कंडीशन मेरी क्या है, एज ग्रेटर देन 18, ये मेरी कंडीशन है। फिर आपको लगाना है क्वेश्चन मार्क कि अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो क्या करना है, तो आपको लिख देना है एडल्ट। अगला लिखना है अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो क्या करना है, कोलन लगाओ, लिख देना है माइनर। बस ये जो आपने 1 2 3 4 5 5 लाइन्स में लिखा है, ये एक लाइन में हो गया। क्या लिखा मैंने, सबसे पहले कंडीशन आ गई, क्वेश्चन मार्क लगा के लिख दो कि अगर कंडीशन ट्रू हुई तो क्या करना है, और कोलन लगा के लिख दो अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो क्या करना है। बस ऐसा। इसको आप किसी चीज़ के अंदर स्टोर भी करा सकते हो। मान लो आपने यहाँ पे लिख दिया लेट मैसेज, इसके अंदर ये चीज़ स्टोर करवा दी, और कंसोल डॉट लॉग मैसेज करवा दो कि मैसेज के अंदर क्या वैल्यू है। यहाँ पे क्या आएगी, एज हमारी 10 है तो कंडीशन चेक होगी कि एज ग्रेटर देन इज इक्वल टू एज ग्रेटर देन 18, तो कंडीशन हो गई फॉल्स। ये क्वेश्चन मार्क वाले में कब जाओगे आप, जब कंडीशन ट्रू होगी, बट कंडीशन क्या है, फॉल्स है, तो माइनर प्रिंट होगा। यहाँ पे मैसेज के अंदर माइनर स्टोर होगा तो प्रिंट होगा माइनर। वहीं पर अगर मैं एज को इंक्रीज़ कर दूँ, 100 कर देता हूँ जैसे, तो अब क्या होगा, कंडीशन ट्रू होगी और ये क्वेश्चन मार्क के बाद वाली चीज़ आएगी हमारी, दैट इज़ एडल्ट। तो इसको हम क्या बोलते हैं, टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर। तो इसको हम कब यूज़ करते हैं, जब सिंपल कंडीशन हो। ऐसा नहीं कि इसके लिए आपने यूज़ कर दिया, आपको इसके लिए यूज़ नहीं करना है टर्नरी ऑपरेटर्स, बेकार हो जाएगा। सिंपल कंडीशन, जैसे एक सिंपल कंडीशन थी, इसके लिए आप यूज़ कर सकते हो टर्नरी ऑपरेटर। समझ आए टर्नरी, यस और नो, क्वेश्चन मार्क एंड कोलन, सिंपल कंडीशंस के लिए यूज़ होगा, कॉम्प्लेक्स कंडीशंस के लिए यूज़ नहीं करना है, कंफ्यूज हो जाओगे। सिंटैक्स भी लिखा है, सबसे पहले कंडीशन, वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू इफ फॉल्स। कोई ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ओके। रियल यूज़ केसेस यहाँ पे कुछ दिखाए हुए हैं, इनको आप पढ़ लेना। उसके बाद हम चलते हैं स्विच स्टेटमेंट के ऊपर। क्या है हमारा स्विच स्टेटमेंट, यूज़ कम होता है बट कभी कभी यूज़ हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं क्या, स्विच। कम यूज़ होता है बट यूज़ हो जाता है, क्या है, स्विच। मान लो आपके पास क्या है, एक नंबर है, लेट डे नंबर। डे नंबर मतलब जैसे हमारे पास कितने डेज़ होते हैं, 60 डेज़ होते हैं। तो लेट से 1 से 7 तक है आपके पास। 1 मीन्स मंडे, 2 मीन्स ट्यूसडे, ऐसा कुछ कि 1 इज़ मंडे, 2 इज़ ट्यूसडे, इस तरीके से चलता रहेगा हमारा। तो डे नंबर आपको मिला रहेगा, जैसे मैंने कहा 1, तो 1 में प्रिंट होना चाहिए क्या, मंडे। तो इफ एल्स की हेल्प से आप कर सकते हो।
इफ एल्स की हेल्प से कर सकते हो कि मैं आपको डे नंबर दे दूँ, आप प्रिंट कर दो मंडे ट्यूसडे, कर सकते हैं सभी लोग। मैंने आपको एक डे नंबर दे दिया, मान लो 2 दे दिया, आपको प्रिंट करवाना है ट्यूसडे, ऐसा कर सकते हो आप। 7 दे दिया तो संडे प्रिंट होना चाहिए। कौन कौन कर सकता है ऐसा इफ एल्स की हेल्प से? इफ एल्स इफ यूज़ करना पड़ेगा। सिंपल है, क्या लिखोगे? इफ़ डे इज इक्वल टू 1 मंडे, एल्स इफ डे इज इक्वल टू 2 ट्यूसडे। सिर्फ इज इक्वल टू यूज़ नहीं होगा, इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू 3 बार पता होगा आपको। कंडीशनल ऑपरेटर। हाँ, तो इसी काम को आसान करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं स्विच। तो स्विच बेसिकली क्या करता है? स्विच का सिंटैक्स रहता है कुछ ऐसा, देखो। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा स्विच। स्विच के बाद आपको लगाना है इस तरीके से ब्रैकेट। यहाँ पे लिखना है जो वेरिएबल आप चेक कर रहे हो, जैसे मैं यहाँ पे लिखूँगा डे नंबर, भी समझ में आ जाएगा यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। उसके बाद काली ब्रैकेट्स, अभी तक तो जैसे इफ में चल रहा था वैसे ही चल रहा है। अब यहाँ पे आते हैं हमारे पास केसेस। इस केस में हमारे पास कितनी चीज़ें हैं? 7 केसेस हो सकते हैं, 1 से लेके 7 तक, कि 1 इज़ मंडे, 2 इज़ ट्यूसडे, 3 इज़ थर्सडे, ऐसे। तो आप कुछ ऐसा लिखोगे कि केस 1 कि जब डे नंबर की वैल्यू आपकी 1 होगी। केस 1 मीन्स कि जब डे नंबर की वैल्यू 1 होगी। ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, जैसे डे नंबर की कुछ भी वैल्यू हो सकती है कि जब डे नंबर की वैल्यू ये हो तब ये करना है। तो यहाँ पे केस 1 क्यों लिख रहा हूँ? कि जब डे नंबर की वैल्यू 1 होगी तब। उसके बाद अब यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाने, बस यहाँ पे थोड़ा सा सिंटैक्स आपका अलग है। कोलन लगा के आपको काम करना है, कोलन, ठीक है। कोलन लगाने के बाद बता देना है क्या करना है। तो मैंने बता दिया इसको कोलन लगाने के बाद कि मंडे। अब इस चीज़ का मतलब क्या है? देखो, मैंने लिखा स्विच डे नंबर, तो इससे क्या होगा? डे नंबर आपका चेक होगा, और डे नंबर की वैल्यू जब भी 1 होगी, मतलब केस 1 मतलब कि जब भी डे नंबर की वैल्यू 1 होगी तब क्या होगा? कंसोल डॉट लॉग मंडे। जब भी डे नंबर की वैल्यू 1 होगी, अगेन समझा रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग मंडे, मंडे प्रिंट होगा। तो जैसा अभी उसकी वैल्यू 1 है तो यहाँ पे प्रिंट होगा मंडे। अब इसी तरीके से मल्टीपल केसेस बन सकते हैं मेरे। मैं लिख दूंगा कि जब डे नंबर की वैल्यू 2 हो तो आपको लिख देना है केस 2 कंसोल डॉट लॉग ट्यूसडे। इसी तरीके से केस 3 कंसोल डॉट लॉग वेंसडे, इस तरीके से। तो इस तरीके से साथ के साथ आप बना सकते हो। ये क्या बता रहा है बेसिकली? केस 1 मीन्स कि जब डे नंबर की वैल्यू 1 होगी। केस 2 मीन्स जब डे नंबर की वैल्यू 2 होगी। केस 3 मीन्स जब डे नंबर की वैल्यू 3 होगी। ये ऐसा नहीं है कोई सीक्वेंस है, ये वैल्यूज़ हैं, डे नंबर की वैल्यूज़ हैं कि जब 1 होगा, जब 2 होगा, जब 3 होगा, ऐसा। समझ आ रहा है सभी के? स्विच क्या हो रहा है स्विच में? ग्रेट, ओके। तो अभी मेरी डे नंबर की वैल्यू 1 है तो मंडे प्रिंट होना चाहिए, बट यहाँ पे तो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे सभी प्रिंट हो गया। ये तो प्रॉब्लम है। चलो इसको 2 करके देखते हैं। 2 कर दिया तो सिर्फ ट्यूसडे प्रिंट होना चाहिए था, ट्यूसडे वेंसडे प्रिंट हो रहा है। 3 कर देते हैं, 3 में सिर्फ वेंसडे प्रिंट हो रहा है। तो पैटर्न समझ आ रहा है? जहाँ पे मेरा ट्रू हो रहा है, मंडे पे अगर ट्रू हो रहा है तो उसके बाद के सारे प्रिंट हो जा रहे हैं। ट्यूसडे पे ट्रू हो रहा है तो उसके बाद के सारे प्रिंट हो जा रहे हैं। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आपको बेसिकली एक लाइन लिखनी है, यहाँ पे ब्रेक लिख देना है बस। हर केस के अंदर ब्रेक लिखते चले जाओ, ब्रेक, कि अगर यहाँ पे ट्रू हो गया तो ब्रेक कर दो, मतलब बाहर आ जाओ वहाँ से, उसके नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है अब। पहले क्या कर रहा था वो, बार बार अगर ये ट्रू हुआ तो फिर उसके नीचे भी चेक कर रहा है, उसके नीचे भी, एक के बाद मतलब सारे एग्जीक्यूट हो जा रहे थे। तो आपको सिर्फ एक एग्जीक्यूट करना है कि अगर ये एग्जीक्यूट हो गया तो ब्रेक कर दो। ब्रेक मतलब होता है कि स्विच से बाहर आ जाओ, स्विच से डायरेक्टली बाहर। यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं, कंसोल डॉट लॉग स्विच से बाहर। तो अब क्या होगा? अगर एक भी एग्जीक्यूट हुआ तो वेंसडे प्रिंट हुआ, देन स्विच से बाहर। अगर मैं अगेन यहाँ पे 1 कर देता हूँ उसको, जैसे पहले क्या होता है मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे तीनों आ रहे थे, बट अब क्या होगा? केस 1 ट्रू होगा, मंडे प्रिंट होगा, फिर ब्रेक एग्जीक्यूट होगा। ब्रेक एग्जीक्यूट होते ही स्विच से डायरेक्टली बाहर, डायरेक्टली बाहर मतलब यहाँ सीधे 89 लाइन पे, तो प्रिंट हो जाएगा स्विच से बाहर। तो दिस इज़ यूर स्विच। समझ आया सभी क्या हो रहा है? कम यूज़ होता है बट होता है। अब मान लो किसी के दिमाग में कुछ ऐसा आया, हो सकता है भाई किसी ने डे 100 डाल दिया, बट आपने तो 1 से 7 तक बना रखे हैं सिर्फ, तब क्या होगा? यहाँ हम कैसे हैंडल करते थे इस चीज़ को? ऐसे एल्स के अंदर कि इनवैलिड मार्क्स, किसी ने माइनस में मार्क्स दे दी तो मैं लिख दिया इनवैलिड मार्क्स। तो यहाँ पे हम कैसे हैंडल करते हैं? तो यहाँ पे एक बनता है आपका डिफ़ॉल्ट केस, डिफ़ॉल्ट, इसके अंदर कोई कंडीशन नहीं आती, जैसे एल्स के अंदर कोई कंडीशन नहीं आती, डिफ़ॉल्ट के अंदर कोई कंडीशन नहीं आती। कब एग्जीक्यूट होगा पता ही है आपको, कि जब कोई भी केस ट्रू नहीं हुआ
तो डिफ़ॉल्ट पे चले जाओगे आप। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 100, तो यहाँ पे आ जाएगा इनवैलिड डे नंबर, देन स्विच से बाहर। अब यहाँ पे ब्रेक लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसके बाद तो एंड ही हो गई आपकी स्विच स्टेटमेंट। लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, अप टू यू। ठीक है, तो स्विच स्टेटमेंट सभी के समझ में आ गया? यस और नो? कोई डाउट किसी का? फटाफट स्विच स्टेटमेंट क्लियर और नॉट? इफ एल्स बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, स्विच कंपैरेटिवली कम यूज़ होता है। बट कुछ कुछ यूज़ केसेस होते हैं स्विच के भी, जैसे एक तो यही हो गया कि आपको डे बताना है कोई स्पेसिफिक, कि डे नंबर दे दिया, डे बताना है। ओके, लिखा भी है ब्रेक इज रिक्वायर्ड, विदाउट इट जेएस फॉल्स टू द नेक्स्ट केस एंड रन्स इट टू, जो हमने देखा कि अगर ब्रेक नहीं लिखोगे तो एक के बाद एक सारे एग्जीक्यूट हो जाते हैं। मल्टीपल केसेस कैन शेयर वन ब्लॉक, सैटरडे एंड संडे बोथ ब्लॉक वीकेंड। ये भी आप कर सकते हो मल्टीपल केसेस। देखो केस सैटरडे केस संडे ऐसा भी हो सकता है, मतलब केस 4, तो 3 और 4 में दोनों में सेम ही वैल्यू आएगी। देखो अगर मैं 3 लिखूँगा तब भी वेंसडे आएगा, 4 लिखूँगा तब भी वेंसडे आएगा। देखो ठीक है, तो ये चीज़ है। और डिफ़ॉल्ट इज़ लाइक एल्स, जो मैंने आपको बताया। डिफ़ॉल्ट कब होगा? जब कुछ भी नहीं होगा तो डिफ़ॉल्ट होगा। व्हेन टू यूज़ स्विच वर्सेस इफ एल्स, इफ एल्स कब यूज़ करना है, स्विच कब यूज़ करना है। स्विच इज़ क्लीनर व्हेन चेकिंग वन वेरिएबल अगेंस्ट मैनी स्पेसिफिक वैल्यू। अच्छा, स्विच कब यूज़ करना है? जब आपको सिर्फ एक वेरिएबल के अगेंस्ट वैल्यूज़ को क्या करना है, चीज़ों को देखना है, सिर्फ एक वेरिएबल के अगेंस्ट। जैसे अभी डे नंबर एक वेरिएबल था तो उसके अगेंस्ट मल्टीपल चीज़ें चेक करनी है। इफ एल्स कब यूज़ करना है? इफ एल्स इज़ बेटर फॉर रेंजेस एंड कॉम्प्लेक्स कंडीशन। अब इफ एल्स तो हर जगह यूज़ कर सकते हो। व्हाट इफ आई वांट टू प्रिंट 2 आउटपुट, कर सकते हो आप, ऐसा कर लो, यहाँ पे एक और कंसोल लगा दो। कोई ऐसा जरूरी थोड़ी है कि आपके पास सिर्फ एक ही लाइन है यहाँ पे। ये आपके बेसिकली ब्लॉक है। देखो ये केस 4 के अंदर जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, ये पूरा ब्लॉक है आपका। इसके अंदर आपको जितना लिखना है उतना लिखो आप, इस तरीके से। एक लाइन वाला सवाल ही नहीं है उसमें। ओके, नलिश कोएल्सिंग एंड ऑप्शनल चेनिंग, हाँ ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, चलो देख लेते हैं इसको भी। ठीक है, इस चीज़ की बात कर रहे हैं। नलिश क्या लिखा हुआ है, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, मैं देखता हूँ। कोएलेस। कोएलेस, ठीक है, कोएलेसिंग। सो है क्या, मैं आपको समझा देता हूँ। रिटर्न्स राइट साइड ओनली अनडिफाइड। ओके, देखो मैंने आपसे क्या कहा था कि ये एक फॉल्सी वैल्यू है। कौन है एक फॉल्सी वैल्यू? लेट यूज़र नेम इज इक्वल टू दिस, ये एक फॉल्सी वैल्यू है। मैंने आपको बताया था अभी, यूज़र नेम के अंदर आप एक एम्प्टी स्ट्रिंग दोगे तो दिस इज़ फॉल्सी वैल्यू। अब अगर मान लो आप कुछ ऐसा लिखते हो, कंसोल डॉट लॉग यूज़र नेम, तो क्या प्रिंट होगा? कुछ प्रिंट नहीं होगा, कुछ है ही नहीं वैल्यू, तो क्या प्रिंट होगा? तो रियल वर्ल्ड में हम क्या करते हैं ना, हम यहाँ पे कुछ ऐसा कर देते हैं। ये दो आपको पाइप्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे हमारा और वाला होता है, और क्या और ही है ये भी हमारा। तो मैं यहाँ पे कुछ ऐसा लिख देता हूँ और, कि अगर यूज़र नेम की वैल्यू है तब तो ठीक है, अदरवाइज़ आपको क्या करना है, ये प्रिंट कर दो कि गेस्ट। जैसे आप गेम्स वगैरह खेलते हो या फिर कोई आईडी वगैरह बनाते हो सोशल मीडिया में, या तो आप लॉगिन करके बनाते हो या गेस्ट आईडी होती है। तो मान लो किसी ने लॉगिन नहीं किया तो क्या होगा, उसका यूज़र नेम नहीं होगा। तो अगर यूज़र नेम नहीं है तो गेस्ट प्रिंट हो जाएगा। इस तरीके से देखो, अब क्या होगा यहाँ पे, गेस्ट प्रिंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यूज़र नेम तो फॉल्सी वैल्यू है, कुछ प्रिंट होगा नहीं, तो यूज़र नेम के अंदर कुछ है नहीं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया और लगा के गेस्ट। यहाँ पे क्या, इसका मतलब क्या है, क्या निकला, यूज़र नेम और गेस्ट। या तो यूज़र नेम होगा या फिर गेस्ट। अगर यूज़र नेम की कोई वैल्यू होती तो यूज़र नेम प्रिंट हो जाता, और वाली चीज़ प्रिंट नहीं होती। तो इसको हम बोलते हैं नलिश कोएल्सिंग, या फिर ऑप्शनल चेनिंग भी हम ऑप्शनल चेनिंग वैसे हमारी ये है। तो ये समझ आया आपको, नलिश वाला, कि दोनों में से एक चीज़, कि अगर कोई फॉल्सी वैल्यू है तो। और क्या हमारी फॉल्सी वैल्यू थी, जैसे ये लेट कार्ट आइटम्स ज़ीरो, ज़ीरो भी एक फॉल्सी वैल्यू है। तो यहाँ पे अगर मैं कुछ प्रिंट करता हूँ कंसोल डॉट लॉग कार्ट, वैसे तो ये एक फॉल्सी वैल्यू नहीं कहेंगे हम इसको, क्योंकि ज़ीरो तो प्रिंट हो ही जाता है, इसमें काम नहीं करेगा। लेट मी सी अनदर एग्जांपल, लेट सी वैसे काम करता है फिर नहीं करता। कार्ट आइटम्स, नो कार्ट आइटम्स, लेट सी क्या प्रिंट होता है। हाँ, तो यहाँ पे प्रिंट होगा नो कार्ट आइटम्स, क्योंकि ज़ीरो एक फॉल्सी वैल्यू है। और मैंने यहाँ पे लिख दिया
कि कार्ट आइटम्स और नो कार्ट आइटम्स, कि अगर कार्ट आइटम्स में कोई फॉल्सी वैल्यू है तो क्या प्रिंट कर दो, नो कार्ट आइटम्स प्रिंट कर दो। तो दोनों में से एक चीज़ प्रिंट होगी बेसिकली, ये चीज़ है। समझ आ रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है? यस और नो? अगर ये नहीं भी आ रहा तो नो प्रॉब्लम, दिस इज़ एडवांस टॉपिक्स। एडवांस तो नहीं कहेंगे, मतलब जब आप ठीक ठाक लेवल पर डेवलपमेंट स्टार्ट करोगे तब ये चीज़ें काम आएंगी। दूसरा आपका ऑप्शनल चेनिंग। ऑप्शनल चेनिंग, अब इसमें क्या होता है बेसिकली, ऑप्शनल चेनिंग में भी जो आप डबल क्वेश्चन मार्क देख रहे हो, इसमें क्या होता है बेसिकली आपका, ये क्या चेक करता है, ये फॉल्सी वैल्यूज़ को चेक नहीं करता, ये क्या चेक करता है, नल एंड अनडिफाइंड को ही सिर्फ मानेगा। जैसे इसमें तो क्या था, अगर एक एम्प्टी स्ट्रिंग है तो और वाला उसको भी मतलब नहीं एग्जीक्यूट करता है। बट ये जो है हमारा ऑप्शनल चेनिंग, ये कुछ ऐसा होता है। अगर मैं कुछ ऐसा लिखूँ, यूज़र नेम क्वेश्चन मार्क गेस्ट, और यूज़र नेम को कर देते हैं एम्प्टी, तो इस केस में क्या होगा, पहले वाले में तो क्या हो रहा था, गेस्ट प्रिंट होगा, बट यहाँ पे गेस्ट प्रिंट नहीं होगा, यहाँ पे आपका एम्प्टी स्ट्रिंग ही प्रिंट हो जाएगी यहाँ पे, ये वाली लाइन पे। तो ये कब यूज़ होता है आपका, जब आपके पास अनडिफाइंड एंड नल हो। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि नल एंड अनडिफाइंड में काम करेगा, सिर्फ किस में काम करेगा, नल एंड अनडिफाइंड में। अगर इसकी वैल्यू में नल कर दूँ तब क्या होगा, तब वहाँ पे भी गेस्ट प्रिंट होगा, यहाँ पे भी गेस्ट प्रिंट होगा। तो इन दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, ये फॉल्सी वैल्यूज़ पे एग्जीक्यूट होता है और वाला, और जो ऑप्शनल चेनिंग है ये किस पे काम करता है, नल एंड अनडिफाइंड पे सिर्फ। इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, ओके। तो समझ आ गई सारी चीज़ें, यस और नो? कोई डाउट इसी के? फटाफट।